अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं ये जैसी बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के मैं डीजे कॉलेज के प्रीलियम पेपर करवाने जा रहा हूँ मैथ्स का। तो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के तमाम स्टूडेंट्स अपने साथ बुक, हाईलाइटर और एक रजिस्टर पेन रख लें ताकि आप समझ के भी कर सकें और मार्किंग भी कर सकें। डीजे कॉलेज जो है बॉयज का टॉप कॉलेज है। तो ये बड़ा अच्छा एक पेपर है 2025 का। इसकी पहले हम एमसीक्यूज करेंगे और फिर सेक्शन बी सी की मैं आपको मार्किंग करा दूंगा कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं डीजे कॉलेज वालों ने। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होता है, 20 एमसीक्यूज होती है मैथ्स में। पहली एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 1 की है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अच्छा, ये पहले ही बता दूं कि तकरीबन सारी की सारी एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से दी हैं डीजे वालों ने, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा समझना चाहते हैं वो अपने साथ थोड़ा टाइम लगाएं। अब जैसे पहली एमसीक्यूज जो है उसके अंदर वो दे रहे हैं मॉडुलस x प्लस 5 आयोटा। तो जैसे ही मॉडुलस हटता है प्लस माइनस आता है, आपको पता होगा 9 10 पढ़ चुके हैं। तो इसमें से हम x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मांग रहा है वो, तो अब मॉडुलस हट गया तो प्लस माइनस आ गया। सही है। अब x प्लस माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3। तो अब ये मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो x हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 आयोटा। सही है, लेकिन उसने मॉडुलस मांगा है, तो मॉडुलस का मतलब हो गया ये। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, समझे बात। यानी ये कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस का 16। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, क्योंकि रूट में जब माइनस जाता है तो वो आयोटा के साथ आता है और प्लस माइनस जरूर लगता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी हो गया प्लस माइनस 4 आयोटा। समझ के किया ना। अब ये वैल्यू चेंज भी हो जाए तो आप सरवाइव करेंगे। आपको मॉडुलस का मतलब पता चल गया कि मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। सही है। दूसरी एमसीक्यू जो है ये आप याद कर लें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पूरा एक क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इसका रियल इमेजनरी पार्ट अलग से करना पड़ता है, फिर उससे पता चलता है कि इसका जवाब क्या होगा। अब ये जो लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इसका जवाब आ जाएगा 1, यानी बी ऑप्शन। वैसे इसकी तफसील अगर आपको देखनी है तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैट्रिसेस का चैप्टर आना शुरू हो गया, यानी चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका आई लेस देन जे है। इसका मतलब हो गया कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इस मंजर में होंगे, यानी ऊपर की तरफ के इसके जीरो होंगे एलिमेंट, यानी ये वाले एलिमेंट जो है ये तो होंगे कायम, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है और नीचे के एलिमेंट है, ये वाले तीन जो है जीरो होंगे। इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो, बाकी नीचे वाले जो है वो नॉन जीरो हो। इसका उल्टा अगर वो कर देता, साइड पे लिख लें, अगर ये आई ग्रेटर देन जे बोल देगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो अपर ट्राइंगल हो जाएगी मैट्रिक्स। सही है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी चैप्टर नंबर 2 की है। ये तो आप लोगों ने जिसने 2.5 और 6 पढ़ी उसको पता ही है। उसको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग चीज होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कितनी रोज और कितने कॉलम हैं उस मैट्रिक्स में। को फैक्टर, ये भी चैप्टर 2 की है। चैप्टर 2 की तकरीबन 3 एमसीक्यूज बोर्ड में भी आएंगी, तो सही से इसको फॉलो कीजिएगा। को फैक्टर जो होता है ना, इसका एक मतलब होता है, इसको मैं आपको बता दूं। जैसे A22 उसने मांगा है, A22 का मतलब हो जाएगा -1 ऑफ i प्लस जे
और माइनर ऑफ आई जे, यानी इसका मतलब है कि आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो बचे इसको डिलीट कर देंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि -1, अब 2 मांगे तो 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 2 को रिड्यूस करके, यानी कि अब ये वाली रो 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को भुला दें, बाकी जो नजर आ रहा है आपको लिख दें 140 -1, 140 -1। अब इस पे ADBC चला दें मैट्रिक वाला, ये देखिए ये बताएगा सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये इवन सम आ रहा है तो ये प्लस आ गया, अगर कभी ऑड सम आता है i + j का तो इसका माइनस आता है। सही है, साइड पे लिखने वाला, जैसे 2 3 पूछ ले, 3 1 पूछ ले, तो उसका ऑड सम आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, इसका तो प्लस आ गया -1, ये तो 0 हो जाएगा। AD - BC से ये निकाला मैंने डिटर्मिनेंट जो होता है, ये आ गया -1, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। समझ रहे हैं ना बेटा, टाइम थोड़ा लगाएं। आगे चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की आ गई MCQs, वो कह रहा है कि A क्रॉस B यानी वेक्टर प्रोडक्ट और A डॉट B यानी स्केलर प्रोडक्ट बराबर है। जब बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों के फॉर्मूले बराबर हो गए। समझ रहे हैं इस बात को, फॉर्मूले जब बराबर हो गए तो इसका मतलब हो जाएगा A क्रॉस B का होता था AB साइन थीटा और AB डॉट का होता था AB कॉस थीटा। तो ये AB कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, यानी टेंजेंट थीटा 1 हो जाएगा। अब इसका अगर आप इनवर्स निकाल लेंगे थीटा का, टेंजेंट इनवर्स करके तो वो आ जाएगा 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन सीखा क्या, याद नहीं करें इस तरह की एमसीक्यू, जैसे वो ट्वाइस कर दे थ्राइस कर दे, तो आप इसको फॉर्मूले से पहुंचाएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये भी चैप्टर 3 वेक्टर्स की है, कह रहे हैं वो वेक्टर जो यूनिट लेंथ के हों और परपेंडिकुलर हों दो वेक्टर्स पर, वो कितने होते हैं तादाद में, हमेशा 2 ही होते हैं बेटा। इसको नोट कर लें कि कभी भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन भी है, तो यूनिट वेक्टर पे 2 ही परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमेशा आ सकते हैं ना, उससे ज्यादा ना कम। यानी ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, उसके ऊपर प्लेन पर यूनिट वेक्टर एक ही आएगा, लेकिन वो 2 वेक्टर्स का मजमूआ होगा, रिजल्ट होगा। यानी ए और बी का ये आ गया हमारा, तो इसको हम कहेंगे 2 वेक्टर्स। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 का सीक्वेंस सीरीज का आ गया, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट नंबर, फाइनाइट चाहिए। फाइनाइट का मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है, इसका हम फॉर्मूला लगाते थे A/1 - R, इफ यू रिमेंबर। ये उसी वक्त होता है जब डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज हो, डिक्रीजिंग, नोट करें, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है ना, उसका सम एग्जिस्ट करता है, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन जो इंक्रीजिंग होगी उसका हमेशा, यानी इसका तो एग्जिस्ट करेगा, ये वाला जो है डिक्रीजिंग का है, इंक्रीज का साइड पे, लेकिन इंक्रीजिंग अगर होगी तो इसका जवाब हमेशा इंफिनिटी आएगा। इसको डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये डायरेक्ट बस एमसीक्यूज बन जाएगी। और डिक्रीजिंग के तो हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, इसको कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं, इसको सही से नोट कर लें। उसके बाद जो है दोबारा फिर चैप्टर 4 की एमसीक्यूज देखा है, चैप्टर 4 की 2 आएंगी एमसीक्यूज। वो कह रहे हैं एक रिलेशन हम आपको दे रहे हैं A - B B - C A/B के बराबर। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको आप कर लें, 3 सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर वो लिख देता है A - B/B - C A/A, A - B/B - C, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने A/B, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी A - B/B - C A/C। तो ये AP के लिए होता है, ये GP के लिए होता है, ये HP के लिए होता है, यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक। ये आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे ना, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ट्रिक भी बता देता हूँ, जो मेहनती बच्चे सारी मेहनती माशाल्लाह, इसको करके देखिएगा घर में। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो B = A + C/2 आ जाएगा, यानी मीन आ जाएगा, जिससे आप कहेंगे ये अरिथमेटिक मीन है, यानी ये AP में। इसका जो है आप करेंगे तो ये यूं आ जाएगा प्लस माइनस करके, जिससे आप कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये ज्योमेट्रिक है। और इसका करेंगे तो यूं आ जाएगा 2AC/A + C सॉल्व करके, तो आप कहेंगे ये HM यानी हार्मोनिक मीन में है, तो ये हार्मोनिक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है वो GP वाला आ गया, लेकिन ये वाला कब होता है, ये वाला कब होता है, HP और AP साइड पे लिख लें।
उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज की एमसीक्यूज दे दी उसने। ये तो बहुत ही आसान बच्चों वाली है। देखना आप पावर में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है लाइन से आप 3 से लेकर 20 तक लिखते जाएं। 3 4 5 कितने होंगे, गिनती करें बच्चों की तरह। 3 से 20 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 हो रहे हैं। इस तरह बच्चों की तरह भी गिन सकते हैं और काउंटर जबानी भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 से 20 में 1 2 नहीं है, तो 20 में से 2 कम कर दें 18। समझे? चैप्टर नंबर 6 आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और इससे अगला भी जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक साथ नंबर लिख देता हूँ। अगला क्या वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी के एक टीम हारे और एक जीते तो 50-50, डज नॉट लूज यानी कि विन। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हमेशा हम रेशो में लिखते हैं, तो रेशो में आप निकाल लेंगे 1/2 हारने की उम्मीद या जीतने की उम्मीद दो टीमों में आधी आधी ही होगी, विदाउट एनी ऑर्डर। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे हो तो ये मैंने पहले थ्योरी बताई होती है। अगर ऑर्डर की शर्त ना हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो वो कॉम्बिनेशन होता है यानी 6.3। और अगर लिख देता ऑर्डर मैटर्स, अगर बोल देता ऑर्डर मैटर्स या ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाता आपका परमुटेशन। काउंटिंग टेक्निक जो होती है इसमें शर्त हो या ना हो तरतीब की, उससे फर्क पड़ जाता है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन की आ गई। वो कह रहा है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी। इस पावर को आप गौर से देखें, पावर जब भी जो है फ्रैक्शनल हो यानी अपॉन में, या नेगेटिव हो यानी माइनस में, इसमें हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स निकलेंगी, क्योंकि वो खुलती चली जाएगी और कभी भी एंड नहीं आएगा उसका। लेकिन इसी के बरक्स अगर पावर जो है वो नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 करके, तो हमेशा उसकी n+1 करके नंबर ऑफ टर्म्स बना लेंगे। जैसे पावर में 18 लिखा है तो 19 टर्म्स हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इसके अलावा जितनी भी अजीबो गरीब सूरत हाल होगी उस पर आप लिख देंगे इनफाइनाइट टर्म्स। तो अब जैसे ये वाला अजीबो गरीब वाला पावर अपॉन में, तो आप लिख दोगे कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। द एक्सपेंशन इज वैलिड, ये भी चैप्टर नंबर 7 की है कि ये एक्सपेंशन वैलिड कब हो। इसकी वैलिडिटी पता चलती है बेटा इससे, ये टर्म जो है इसको देखें यहाँ पे क्या लिखा -2, इसको अपॉन में कर दें, ये -2 है ना, तो इसको सोचें यहाँ पे अगर मैं ले आऊं 0 तो क्या हो जाएगा। जैसे अब x की जगह मैं ले आऊं 1/2, लेकिन 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और पहले ही 1 है, 1 - 1 से 0 हो जाएगा। इससे पता ही चला कि यहाँ पे अगर 2 है तो 1/2 वाला इसका वैलिडिटी का होगा, 3 हो गया तो 3/4 हो गया तो 4 अपॉन। इस तरह इसको हम पिक करेंगे कि इसकी वैलिडिटी, और ग्रेटर नहीं लेस देन, उससे छोटा होना चाहिए। बड़ा हो गया तो वो तो फिर दूसरी सीरीज बन जाएगी। 1/2 इसलिए आएगा, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 8 आ गया, फंक्शन एंड ग्राफ। वो कह रहा है कि ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक होगा अगर n ऑड इंटीजर हो। ऑड किसको कहते हैं बेटा, बोले? ऑड कहते हैं 1 3 5 को, सही बोला? यानी अगर x की पावर 1 हो, x की पावर 3 हो, तो किसके सिमेट्रिक होगा, ये मतलब यानी x की पावर 1, तब x को 1 ले, 2 ले, 3 ले, x को ले ले 3, तो 1 हो जाएगा, 1 का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 27। अब इसका ग्राफ जो है ना एक खास शक्ल का बनेगा अगर आप लोगों ने ग्राफ की प्रैक्टिस की हो, क्योंकि ये जो है 3 जब होगा तो प्लस माइनस भी इसके साथ आता जाएगा, क्यूब रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यूं या यूं। अब इसको कहा जाता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के दाएं बाएं पूरा एक जैसा बनेगा, चाहे ऊपर नीचे पूरा बन जाए, चाहे लेफ्ट राइट पूरा एक जैसा बन जाए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। वैसे मैं आपको एक पेज नंबर बुक का बता देता हूँ, बुक भी अगर आपने रखी हुई है, किस पेज पे ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि किस तरह का ग्राफ किसके सिमेट्रिक होगा। बुक संभाले, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस पेज को जो है मार्क कर लें, तो मेहनती बच्चे जो है उनका फायदा हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक अबाउट की कहानी जो है इस जगह पे लिखी हुई है। बता दूं, इसके जो है सिमेट्री के जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको
पेज नंबर 252 पे एक बॉक्स बना हुआ है, पेज नंबर 252, इस पे आपको मिल जाएगा ये पूरा। पेज नंबर 252 पे जाके बुक के देख लें, आपको ये पूरी तफसील मिल जाएगी। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 10 आ गया, क्योंकि 9 हमारा रिड्यूस सिलेबस में चला गया इस साल। इसका अगला भी 10 है, लाइन से ये 10 के हैं दोनों। अच्छा, ये अगर आपने फॉर्मूला किया हो मेरे साथ या कहीं भी, साइन 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 का फॉर्मूला होता है सी माइनस सी से, सी माइनस सी का होता है -2s, यानी s फॉर साइन और c फॉर कॉस। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा हो फॉर्मूला मेरे साथ शॉर्टकट में, शॉर्ट हैंड टेक्निक। इस बुनियाद पे अगर आप देखें तो 7 + 2 9 होगा, और 7 - 2 5 होगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे आता है u + v/2, और यहाँ पे आते हैं u - v/2। कुछ टीचर अल्फा बीटा भी लिखवा देते हैं, नो टेंशन नो मेंशन, सही है। लेकिन अब इसमें देखें फॉर्मूले में ओरिजिनल में माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे उसने माइनस नहीं दिया है, 2 साइन दिया हुआ है, इसका मतलब उल्टा वाला रखेंगे आप, यानी 9 - 5 नहीं, 5 - 9, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर वो खुद ओरिजिनल क्वेश्चन में ओरिजिनल फॉर्मूला देता माइनस, तो फिर ये वाला आता। समझ रहे हैं? टाइम 1-1 मिनट लगा रहा हूँ मैं, इसलिए कि आप लोग फायदा उठाएं। कौन पूरी एमसीक्यूज रटेगा 200-300 पूरी बुक में से या कहाँ से? समझ लें, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज हम करते हैं, समझ के करेंगे तो उससे एमसीक्यू समझ के हो जाएंगी। कॉस टू थीटा के फॉर्मूले, एक चीज बता दूं, फॉर्मूला की एमसीक्यू जरूर आनी है, कम से कम 2 से 3 पूरी बुक में जो फॉर्मूले हैं। तो अब कॉस टू थीटा का ये भी होता है, 2 cos स्क्वायर -1 भी होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर भी होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी। तो यहाँ sin 2 थीटा का भी याद कर लें, टेंजेंट 2 थीटा का भी याद कर लें, हाफ एंगल भी याद कर लें। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ये आखिरी की दो जो है 12 चैप्टर की हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फिर फॉर्मूला आ गया सर्कम रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर कहते थे। कैपिटल आर का फॉर्मूला होता था ABC/4 डेल्टा। अगर आपको स्मॉल आर इन रेडियस याद आ जाए तो होता था डेल्टा ओवर एस। अगर ई रेडियाई याद आ जाए तो होता था डेल्टा ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रिस्पेक्टिवली फॉर R1 R2 R3। इसका जवाब आ गया ABC/4 डेल्टा, जो क्वेश्चन है। इनवर्स फंक्शन, वैसे ये चैप्टर नंबर 8 में भी इनवर्स फंक्शन, सही है। इस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि बाइजेक्टिव होगा तो इसका मतलब यानी ऑन टू एंड 1 to 1, ये बैकवर्ड दोनों हो, तब हम कहते हैं ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, इसको तो आसान से याद बता दूं तरीका, कि टेंजेंट इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो, इसका जवाब एक जैसा आएगा। साइन इनवर्स की भी आइडेंटिटी ऐसी लगती है, माइनस साइन इनवर्स, और इसकी रूट वहां से है जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक, अगर आपको याद हो, कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो अब खुद ही बताएं, साइन अपॉन कॉस से टेन आ जाता है, साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो बोले क्या आएगा, 10 आएगा। तो देखिए 10 में माइनस आना चाहिए। इस तरह सेक पूछे कॉसेक पूछे तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, छयों के छयों होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स के ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका देखिए इस बुनियाद पे 10 इनवर्स का भी माइनस में आ गया। ये देखिए 20 एमसीक्यू ने बड़ी अच्छा पेपर बनाया, लेकिन जाए नहीं भाई, सेक्शन बी और सी जो सबसे अहम चीज है वो आ रही है, 80 मार्क्स का मामला, कि किस तरह डीजे वालों ने दिया है। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका वक्त। वजह क्या है, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए आधी से ज्यादा मेहनत करके रखी हुई है। बस अब आप लोग अपने लिए मेहनत करें, कि मैंने इसमें आपके लिए लिख दिया है कि किस किस चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के क्वेश्चन डीजे वालों ने दिए हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर लग रहा है मुझे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला पार्ट जो उन्होंने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दिया, जो 1.2 में मैं डबल टिक लगाते जाऊंगा, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड सवाल लगेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर 2 का, ये मुझे एक्सपेक्टेड ज्यादा लग रहा है बनिस्बत पार्ट 1 के। पार्ट 1 में मैं इस साल एक्सपेक्ट करूंगा आपसे 1.3 एक्सरसाइज के सवाल को, विदाउट एक्सपेंडिंग। डीजे वालों ने प्रिंटिंग दी तो उन्होंने खुद ही लिखवाया था बच्चों को, करेक्शन 4 ABC। ये 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस करें, एक जरूर प्रॉपर्टी के सवाल आने का चांस है। इसी तरह 3.4 और 5 और 6,
लेकिन उसमें 3.5 में से 4 में से इन्होंने दिया है जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक होता था, उसके ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा वाली 2, एक ओरिजिनल होती है कॉस वाली 1। ये दोनों प्रूफ में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी 4.5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। अच्छा, चैप्टर 4 के बारे में बताऊं, काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम कौन सी एक्सरसाइज जरूर कर लें। देखिए इसमें मैं आपको एक आइडिया भी दे दूं, 4.5, 4.8, 4.9, इनको चैप्टर 4 बुरा या अजीब सा लग रहा है, वो इन 3 एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें, उनका सेफ जोन में इंशाल्लाह चला जाएगा, अल्लाह ताला की रात से उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद चैप्टर 5 का इन्होंने दिया, लेकिन मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। सम द सीरीज अप टू एन टर्म्स 5.1। इसकी वजह ये है कि 5 चैप्टर के उन्होंने 2 सवाल दे दिए, 5 चैप्टर का एक आना है, तो इसलिए जरा इस पे मेरी रिजर्वेशन है कि डीजे वालों ने एक पार्ट और लगा देते बीच में, लेकिन दोनों उन्होंने दिया है तो आई विल नॉट गो विद इट। How many diagonals and triangles can be drawn by joining the vertices of an octagon? इसको भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये एक आउट ऑफ ट्रेंड सवाल है। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सवाल जरूर आना है 7.1 का, डिविजिबिलिटी वाला भी कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन 1 है 7.1 का वो भी कर लीजिएगा। दोनों में टक्कर का कांटे का मुकाबला है, और भी लग सकता है, टीचर पे जाएगा। यानी जो हम दोनों केस पढ़ते हैं, ये डिविजिबल वाला डीजे वाला ने दिया, लेकिन क्वेश्चन 1 को भी आप डिस्कार्ड ना कीजिएगा प्रैक्टिस में। 8.4 का उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम वाला ग्राफ दिया है, बिल्कुल पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है इन्होंने ये प्रूफ का सवाल 10.1 में से दिया है, ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन कम एक्सपेक्टेड है, मैं टिक सिंगल लगाया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला प्रूफ करने कह रहा है, मैं इसके साथ नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं 11.3 की, उसमें मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड है। सर्किल जिस पे लगा रहा हूँ उसको आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं अगर टाइम बचे तो, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट चल रहा है और रोजे भी हैं माशाल्लाह, इबादतें भी चल रही होंगी। पीरियड ऑफ, ये एक सवाल नया है और ये आने का है, क्योंकि 12.5 जो रिड्यूस हुई है तो 12.1 का चांस बन रहा है ग्राफ के साथ, तो ये मशवरा दूंगा कि 12.1 का पीरियड वाली एक्सरसाइज आप लोग कर लें। तो सेक्शन भी एक बैलेंस्ड और अच्छा पेपर बनाया डीजे वालों ने, तकरीबन 12 से 13 एक्सपेक्टेड ही पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा जिनको मैथ्स मुश्किल लग रही है। सेक्शन सी पे आ जाए आखिरी, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में बड़ा कांटे का मुकाबला है, दोनों कीजिएगा प्रैक्टिस, गॉस जॉर्डन भी कीजिएगा, दोनों में मुकाबला है। कुछ लोग अगर ये बोलेंगे बस यही कर लो तो ये खतरनाक है कि एलिमिनेशन कर लो या गॉस जॉर्डन कर लो, दोनों कीजिएगा। पैलोग्राम वाला सवाल प्रूफ का 3.1 वेक्टर्स में बहुत एक्सपेक्टेड है। मार्बल प्रोबेबिलिटी का एक लॉन्ग जरूर आना है, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 7 का 7.3 का सवाल, ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड चल रहा है। उसके बाद इनवर्स 8 चैप्टर का, ये भी बहुत, क्योंकि जो उन्होंने चैप्टर 8 में एक एक्सरसाइज रिड्यूस किया उसकी वजह से, और चैप्टर 9 जो लीनियर प्रोग्रामिंग रिड्यूस किया उसकी वजह से 8 का लॉन्ग लग गया है। जरा इसको ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 8 लॉन्ग में जाएगा, और चैप्टर 12 जो है उसकी 12.4 का ज्यादा चांस है। लेकिन एक चीज देखें फिर हुई है जो डीजे वालों ने की है, मैं इस पर निशान भी लगाने जा रहा हूँ कि डीजे वालों ने भी 12.5 को, मैंने अपने ये वीडियो में एक बोला हुआ है कि इट कैन बी अ सरप्राइज कॉल फॉर ऑल द कराचीज, कराची के तमाम स्टूडेंट के लिए सरप्राइज हो सकता है कि उसने 12.5 का सवाल दिया है। तो ये अब जरा यहाँ पे मुकाबला है कि क्या करता है, क्योंकि इन्होंने 2 सवाल चैप्टर नंबर 12 में से दिए हैं, और ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, ये सुन लें, ऐसा नहीं होगा। वजह उसकी बताऊं, वजह उसकी ये है कि इन्होंने चैप्टर 4 को उड़ा दिया है। चैप्टर 4 आएगा सेक्शन सी में, जो कि उन्होंने नहीं दिया है, और चैप्टर 12 के 2 दे दिए, तो चैप्टर 12 के 2 नहीं आ सकते। 12.4 का आएगा, 5 का नहीं आएगा, या 5 अगर सरप्राइज हुआ भी तो और लगाएगा दरमियान में। तो यहाँ पे एक ये मिसिंग है, डीजे वालों के साथ इंतहाई रिक्वेस्ट के साथ ही ये एक क्वेश्चन मिस किया आपने, और सॉरी फॉर दैट। लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा, रोजों में इबादत करें और जरूर कुछ सवाल भी कर लिया करें, पढ़ाई का टाइम भी निकालें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, और नमाजों की पाबंदी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन रोजों के बाद भी कीजिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त है। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।